हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियरविल। कैसे हैं आप सभी? हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, और उसका पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का होगा आगाज यानी शुभारंभ। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बपन विश्वास हमारे साथ हैं, प्रांजल हमारे साथ हैं, स्नेहा है, विशाल यादव हमारे साथ हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। राम राम विशाल, बहुत अच्छी बात है। श्रेया मेहता हमारे साथ हैं, स्नेहा जायसवाल हैं, बिल्कुल मैं ठीक हूं श्रेया। चंद्रकला शर्मा हमारे साथ हैं, राधे राधे चंद्रकला। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पिट्यूटरी स्टार्ट किया है, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात की है और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन का जिक्र किया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हम लोगों ने 3 हार्मोन देखे। पहला हमारा था एसटीएच या जीएच, जिसको हम लोग कह रहे थे। दूसरा हार्मोन हम लोगों ने देखा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन देखा। तीसरा हार्मोन हमने देखा एलटीएच। क्या देखा? एलटीएच, लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है जी, अजय साहब, दीपक, प्रिंस, अंजलि सैनी। चलिए, तो हम लोग पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन की बात कर रहे थे। पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला पहला हार्मोन है एसटीएच, दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन, तीसरा हमने पढ़ा लैक्टोजेनिक हार्मोन या लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन। चौथा जो हार्मोन होता है उसका नाम है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट आपका हार्मोन है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी। उसके बाद टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बस याद रखना है कि ये सारे के सारे हार्मोन भी कहां से रिलीज हो रहे हैं? पिट्यूटरी से निकल रहे हैं। जैसे आपसे सवाल मान लिया पूछ लिया जाए कि कौन एक पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी? पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है एसटीएच, है ना? एसटीएच, टीएसएच, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। सिंपल बताइए। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि कौन एक पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी? और आपके पास ऑप्शन है एसटीएच, टीएसएच, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन। तो आप कहिएगा सर ये जो थायरोक्सिन है ना, ये पिट्यूटरी से स्रावित नहीं होता। एसटीएच होता है, टीएसएच होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, तो ये जो एडीएच हार्मोन है इसका अभी हम फंक्शन देख लेंगे। उसके बाद टीएसएच, जैसे मैंने कहा कि हर ग्रंथि के लिए इसके पास हार्मोन होता है। टीएसएच क्या करेगा? टीएसएच थायराइड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, मतलब थायराइड को प्रेरित करेगा कि तुम अपना हार्मोन निकालो। क्या? थायरोक्सिन। थायराइड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्सिन होता है। तो थायरोक्सिन रिलीज कौन करवाएगा? ये पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच रिलीज करेगा, तब थायराइड अपना हार्मोन निकालेगा। कौन? थायरोक्सिन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरी को बोलेगा कि भाई फॉलिकल को मैच्योर करवाओ ताकि ओवल्यूशन हो, एक बाहर निकले, है ना? तो ये सब ऐसे बस याद रख लेना है कि एडीएच, एसीटीएच, एलएच, टीएसएच, एफएसएच, एमएसएच, ये सब कैसा
कौन सा हार्मोन है? तो पीयूष से स्रावित होने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। अब देखिए यहां पे एक बात है एडीएच। एडीएच का थोड़ा सा हम फंक्शन आपको दिखाते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं। तो एक शब्द यहां पे हमने लिखा है जिसका नाम है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है? डायूरेटिक्स का मतलब होता है मूत्रल, या डायूरेटिक्स भी लिख सकते हैं ऐसे, डायूरेटिक। डायूरेटिक वो केमिकल होते हैं या वो पदार्थ होते हैं जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। डायूरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो यूरिन के यानी मूत्र के प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, मूत्र के उत्पादन को बढ़ा देते हैं। तो वो पदार्थ जो यूरिन के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, मतलब जिसको लेने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर आना शुरू हो जाएगा, ऐसे पदार्थों को हम डायूरेटिक्स कहते हैं। जैसे कि चाय, जैसे कि कॉफी, जैसे कि शराब। आप चाय पीजिए, नॉर्मल से जल्दी आपको पेशाब लग जाएगा। कॉफी पीजिए, नॉर्मल से जल्दी आपको पेशाब आ जाएगा। ठीक है, तो वो पदार्थ जो यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, मूत्र के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डायूरेटिक्स कहते हैं, है ना। अंजलि कह रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम है। वॉइस बिल्कुल मुझे लग रहा है ठीक आ रही है। ओके, अब जो हमारा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, देखिए एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा? यूरिन के प्रोडक्शन को घटाएगा। नाम है डायूरेटिक का मतलब क्या? वो सब्सटेंस जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या होगा? कि ये यूरिन के प्रोडक्शन को घटाएगा। तो एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या है? कि यह जो है यूरिन के मतलब मूत्र के प्रोडक्शन को क्या करेगा? घटाएगा। मूत्र के उत्पादन को क्या करेगा? घटाएगा। और एडीएच कब सेक्रीट होगा? जब आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। जैसे देखिए, मान लिया आपको लूज मोशन हो रहा है तो मल के द्वारा ढेर सारा पानी बाहर आ रहा है। ऐसे में यूरिन भी बाहर निकलने लगे बॉडी से, तो आपकी बॉडी में फिर पानी की कमी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो होगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो जब भी वाटर की स्कार्सिटी होगी, तो जब भी ह्यूमन बॉडी में, देखो जब भी ये ह्यूमन बॉडी है, आपका मानव शरीर है, उसमें वाटर की जब भी कमी होगी, तो रिलीज होगा क्या? तो रिलीज होगा एडीएच। एडीएच क्या होगा? रिलीज करेगा। पिट्यूटरी तुरंत क्या कर देगा? रिलीज कर देगा एडीएच। एडीएच क्या करेगा? किडनी को बोलेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा पानी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाओ, यूरिन का आउटपुट बंद कर दो। यूरिन का निर्माण ही क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो जब वाटर की कमी होगी तो एडीएच आएगा और एडीएच क्या करेगा? यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर देगा, है ना। मूत्र के उत्पादन को क्या कर देगा? कम कर देगा और बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पानी कंजर्व रहेगा। तो एडीएच का काम क्या होता है कि वाटर स्कार्सिटी के समय ह्यूमन बॉडी में जब भी पानी की कमी होगी, तुरंत पिट्यूटरी रिलीज करेगा एडीएच। एडीएच क्या करेगा? यूरिन के प्रोडक्शन को बंद करके ज्यादा से ज्यादा पानी को बॉडी में भिजवाएगा। किडनी को बोलेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करवाओ बॉडी में पानी, और यूरिन के आउटपुट को बंद कर देगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को एडीएच की कमी हो गई है ना, किसी पर्सन को अगर एडीएच की कमी हो गई है ना, अगर किसी पर्सन को एडीएच की कमी हो गई है, किसी के शरीर में एडीएच की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
मूत्र का उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना, और बार बार आदमी को पेशाब आने लगेगा, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। इस बीमारी को हम क्या नाम दे रहे हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होगा कि बार बार आपको पेशाब आएगा, यूरिन में शुगर नहीं आएगी, है ना, यूरिन में शुगर नहीं आएगा, बार बार आपको पेशाब आएगा। रात में आप सो नहीं पाएंगे, जैसे ही आपकी आंख लगेगी पेशाब भर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आपकी आंख खुल जाएगी। बार बार पेशाब आने की वजह से क्या होगा? बॉडी से पानी की कमी रहेगी, प्यास लगी रहेगी हमेशा, और वो प्यास पानी पीने से भी नहीं बुझेगी। यूरिन का कलर जो हल्का पीला होता है ना, कलरलेस यूरिन आना शुरू हो जाएगा। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस के क्या है? लक्षण है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, जिसको मूत्रमेह के नाम से भी जानते हैं, ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका एडीएच की कमी से। एडीएच की कमी से। कारण क्या है इसका? एडीएच की कमी। एडीएच की कमी। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एडीएच को हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। तो इस बीमारी में क्या होगा कि यूरिन ज्यादा आएगा, और लक्षण इस बीमारी के देखेंगे तो लक्षण जो है वो काफी अत्यधिक प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन निकलेगा, और कलरलेस यूरिन निकलेगा, रंगहीन, हल्का सा पीला होता है ना, ये कलरलेस यूरिन आना शुरू हो जाएगा। तो ये शुगर वाला दूसरा शुगर है, ये डायबिटीज। वो जो डायबिटीज होती है जिसमें शुगर बाहर निकलता है वो दूसरा होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज दो तरह का होता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस जो एडीएच की कमी से होती है, जिसमें यूरिन का प्रोडक्शन बस बढ़ जाता है ना, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बार बार आपको पेशाब आना शुरू हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से सारा पानी निकल जाएगा, सारा सॉल्ट निकल जाएगा, और आपको हमेशा प्यास लगी रहेगी, और इतनी प्यास कि वो पानी पीने से भी नहीं बुझेगी। तो ये हो गया आपका डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। ठीक है, अब आ जाइए, अगली जो ग्रंथि हमारी है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, ये पीनियल ग्रंथि भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है। तो तीन ग्रंथि हमारे ब्रेन में होती है, इसको याद रख लेना। पहली कौन? पिट्यूटरी। दूसरी कौन? हाइपोथैलेमस। और तीसरी ग्रंथि हमारी हो गई पीनियल। पीनियल तीसरी ग्रंथि हमारी क्या हो गई भाई? तो पीनियल हो गई। क्या हो गई? पीनियल हो गई। तो पीनियल ग्रंथि भी कहां पाया जाता है? तो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसका जो स्थान है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन आवर ब्रेन, और इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, या सबसे छोटी ग्रंथि भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि भी हम इसे बोल सकते हैं, है ना। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई ऑफ द बॉडी। इसे हम शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। सो बार बार पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई ऑफ द बॉडी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है? यू विल से pineal. Which of the following is the smallest endocrine gland of the body? Your answer should be pineal. It is located in our brain. ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है. Now when we talk about the hormone, so hormone released by this or secreted by this gland is melatonin. तो इससे जो हार्मोन निकलता है, मतलब पिनियल से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम याद रख लीजिएगा, बार बार पूछा गया है, मेलाटोनिन. और ये जो मेलाटोनिन है, ठीक है, ये जो मेलाटोनिन है आपका, मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? मेलाटोनिन का जो फंक्शन होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करना? कंट्रोल करना होता है. बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करना होता है. यह आपके जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है. तो कितनी बातें याद रखनी है कि ब्रेन में पाया जाता है, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसको थर्ड आई कहते हैं. इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है हमारा मेलाटोनिन. और मेलाटोनिन क्या करता है? आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है.
जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। आप कहेंगे सर ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? देखिए, हर इंसान के शरीर में एक घड़ी होती है जो हमारे दिनचर्या को मेंटेन करती है। उस घड़ी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे आप जिस समय सोते हैं उस समय आपकी आंखें झपकने लगती हैं, जिस समय आप जागते हैं उस समय आपकी आंखें खुल जाती हैं, जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय आपको भूख लग जाती है। कैसे? ये अपने आप नहीं होता। इसको एक ग्रंथि क्या करती है? मेंटेन करती है। किस हार्मोन के सहारे? मेलाटोनिन हार्मोन के सहारे। जैसे देखिए, अभी आपका रूटीन है कि आप दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। जिस समय आप खाना खाते हैं आपको भूख लगती है, जिस समय आप सोने जाते हैं उस समय आपकी आंखें झपकने लगती है, जिस समय आप रोजाना उठते हैं आपकी आंखें खुल जाती है। ये आपका भी रूटीन है, मान लिया। अब सपोज करो कि आपकी ड्यूटी रात में लग गई। अब आपको रात में जागना है और दिन में सोना है, तो शुरुआती दौर में आपको काफी प्रॉब्लम महसूस होगी, है ना? शुरू के 8-10 दिन काफी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि पीनियल ने आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को जस्ट रिवर्स सेट कर रखा था। आप दिन में जागते थे, रात में सोते थे। अचानक अब आप रात में जागने लगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब आप रोज रोज ऐसा करने लगते हैं, रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो फिर सिग्नल जाता है पीनियल के पास कि लगता है इस बंदे को अपना बायोलॉजिकल क्लॉक रिवर्स करना है या रीसेट करना है। तो किसी भी बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स होने में या रीसेट होने में मैक्सिमम 21 दिन का समय लगता है। ये 7 दिन में भी मैनेज हो सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं। मैक्सिमम कितने दिनों का समय लगता है? 21 दिनों का समय। 21 दिन के भीतर भीतर ये पीनियल आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को फिर रिवर्स ले जाएगा। अब आप रात में जागने में सक्षम हो जाएंगे और दिन में आपको नींद आएगी। खाने पीने का पैटर्न, बाकी चीजों का पैटर्न आपने जैसा सेट किया है उसी अंदाज में फिर चलेगा। मतलब क्या है कि ये जो ग्रंथि है वो लाइट और डार्क के रिस्पेक्ट में आपके दिनचर्या को मेंटेन करती है। और लाइट और डार्क के लिए सेंसेटिव कौन होती है? हमारी आंखें। हमारी आंखों पे फोटो सेंसेटिव सेल्स होती हैं, प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो लाइट और डार्क को रिस्पॉन्ड करती हैं। अब आंखों के अलावा लाइट और डार्क को रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन? पीनियल। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तीसरी आंख कहते हैं। ये दोनों आंखों के बीच यहां पर मस्तिष्क में अंदर की तरफ होता है। सो आप कह सकते हैं कि जो पीनियल है एक फोटो सेंसेटिव ग्लैंड है। पीनियल क्या है? एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, फोटो सेंसेटिव ग्लैंड है। इसलिए आपने लोगों को कहते सुना होगा कि 21 दिन में आदतें बदली जा सकती हैं, है ना? 21 दिन में आदतें बदली जा सकती हैं। तो ये लाइट और डार्क के रिस्पेक्ट में आपके दिनचर्या को मेंटेन करता है, इसलिए इसको हम शरीर की तीसरी आंख कहते हैं। आप इसको अपने एग्जाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपका एग्जाम होने वाला है 10 से 1 के बीच, एडमिट कार्ड आ चुका है। आप एग्जाम के 21 दिन पहले से अगर इस ड्यूरेशन में क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा इस ड्यूरेशन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, है ना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना? दिमाग चलाने के लिए। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको झमाइयां सी आती हैं, पढ़ा हुआ रिकॉल नहीं होता है, याददाश्त नहीं आती है, ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि आप इस ड्यूरेशन में रोजाना आप सो रहे हैं और अगले दिन गए हैं एग्जाम देने, तो जाहिर सी बात है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उसके लिए तैयार नहीं है, तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को हमेशा सेट रखना चाहिए। जिस वक्त आप जागते हैं रोजाना जाग जाइए, जिस वक्त आप सोते हैं सो जाया करें। ऐसा नहीं है कि किसी दिन हम रात जो है 3 बजे तक जाग गए तो अगले दिन 11 बजे उठेंगे, नहीं। जो उठने का आपका समय है उसी समय उठ जाइए। आप दिन में आप दोबारा कभी सो लीजिए, लेकिन जो जागने का समय है, जो सोने का समय है, उसको बरकरार रखिए। अगर किसी आदमी का बायोलॉजिकल क्लॉक लगातार डिस्टर्ब रहता है तो उसको बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिंदगी में।
जैसे एक बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक वजह है बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना, और हनी सिंह को यही बीमारी हो गई थी। आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि हनी सिंह एक शो कर रहे थे और उस शो को छोड़कर उसे जाना पड़ा था, क्योंकि उसको यही बीमारी हो गई थी, बाइपोलर डिसऑर्डर। इस बीमारी में क्या होता है कि कोई आदमी इकट्ठा 4-5 लोगों को देखता है तो उसे डर लगता है, लोगों से बात करने में, मिलने जुलने में उसको डर लगता है। तो आप जानते हैं कि शायर का, सिंगर का, है ना, म्यूजिशियन का बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा डिस्टर्ब रहता है ना। रात में अब म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अगर एक शेर जहन में आ गया तो जब तक वो गजल पूरी नहीं होगी आपको नींद नहीं आएगी, तो ऐसी ही परेशानी हो सकती है। तो आप लोग हमेशा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट रखें। जिस वक्त सोते हैं सो जाइए, जिस वक्त आप जागते हैं जाग जाइए, जिस वक्त आप खाना खाते हैं उस समय खा लीजिए। तो ये याद रख लेना है पीनियल के बारे में, इतनी बातें। हाँ, क्लास जब चलती थी तो प्रॉब्लम होती थी, अब धीरे धीरे आदत हो गई होगी, है ना। थर्ड आई इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव है, देखिए ना लिखा है प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, मतलब डार्क और लाइट के रिस्पेक्ट में आपके दिनचर्या को मेंटेन करती है। और ये दोनों आंखों के बीच यहां पर अंदर होता है, मस्तिष्क के अंदर, है ना, शिव जी की तीसरी आंख है कि नहीं, सुना नहीं होगा क्या? सबको समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़े अगली ग्रंथि पे। तो अगली ग्रंथि पे हम लोग बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड विल बी योर थायराइड। अगली जो ग्रंथि हमारी है वो है थायराइड। थायराइड जो है वो आपके नेक या थ्रोट में स्थित होता है। तो इसका जो स्थान होता है हमारे शरीर में, ये गर्दन या गले में स्थित होता है। गर्दन ये गले में स्थित होता है, यहां पे होता है, देखिएगा, यह गर्दन या गले में क्या होता है, स्थित होता है, गर्दन या गले में स्थित होता है। And it is the largest endocrine gland of the body. Please remember, largest endocrine gland of the body. शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन, बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो कहिएगा सर लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थायराइड। थायराइड को हम ऐसे थायराइड भी लिख सकते हैं हिंदी में, या शुद्ध हिंदी में से कहते हैं अवटु ग्रंथि। तो यह गर्दन या गले में स्थित होती है, एंड इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना, योर आंसर शुड बी लार्जेस्ट ग्लैंड, देन योर आंसर शुड बी लीवर। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो मतलब यही होती है। तो रातों की नींद क्या होती है? जरूरी होती है। रातों की नींद लिया कीजिए भरपूर, जो जितनी नींद चाहिए रात में वो लेना ही चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए। नहीं सोते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किसी की याद होगी कम तो कैसे नींद आएगी, जो हो हद से ज्यादा गम तो कैसे नींद आएगी, मोहब्बत 2 दिलों के फासले को खत्म करती है, इधर हूं मैं उधर हूं तुम तो कैसे नींद आएगी, है ना। चलिए, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन के रूप होते हैं T3 और T4। T3 और T4 किसके रूप हैं? थायरॉक्सिन के रूप होते हैं। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द, थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है, उसकी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई भी सजीव है, उनके शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। और उपापचय को कंट्रोल कौन करता है? ये थायराइड। थायराइड से निकलने वाला कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो है
वो आपके शरीर के उपापचय को यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रहे हैं ना, उन सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है। कौन आपका? तो आप कहेंगे सर थायराइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यह शर्करा, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। सबसे पहले कौन जलेगा? कार्बोहाइड्रेट जलेगा। कितना कार्बोहाइड्रेट जलेगा ये निर्धारित कौन करेगा? ये निर्धारित यही करेगा थायरॉक्सिन। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो क्या जलना है? फैट जलना है। कितना फैट जलेगा निर्धारित कौन करेगा? थायरॉक्सिन। और अगर फैट भी नहीं है तो अंत में आपको बताया था कि प्रोटीन जलता है। कितना प्रोटीन जलना है यही निर्धारित करेगा। मतलब अगर आपका थायरॉक्सिन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो ये चीजों को सही सही जलाकर क्या करेगा? आपको एनर्जी देगा। चीजों को सही सही जलाकर एनर्जी देगा। लेकिन थायराइड का प्रॉपर फंक्शन ना करना ये कहलाता है थायरवाइडिज्म। क्या कहलाता है? थायरवाइडिज्म। लोग कहते हैं कि थायराइड हो गया। थायराइड हो क्या जाएगा? थायराइड तो होता ही है। क्या हो गया? थायरवाइडिज्म। थायरवाइडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना। और ये थायरवाइडिज्म दो तरह का होता है। थायरवाइडिज्म का मतलब थायराइड का प्रॉपर फंक्शन ना करना, थायराइड ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। और ये जो थायरवाइडिज्म दो तरह का होता है। एक होता है क्या? हाइपर थायरवाइडिज्म। और दूसरा क्या होता है? हाइपोथायरवाइडिज्म। हाइपर थायरवाइडिज्म और हाइपोथायरवाइडिज्म। हाइपर थायरवाइडिज्म में क्या होगा कि थायरॉक्सिन का लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। और हाइपोथायरवाइडिज्म में क्या होगा कि थायरॉक्सिन का लेवल हमेशा घटा रहेगा। अब देखिए, दोनों ही कंडीशन खतरनाक है। अगर थायराइड का लेवल बढ़ गया है आपकी बॉडी में तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर थायरवाइडिज्म। इसमें क्या होगा कि आपको एनर्जी की जरूरत है नहीं और आपका कार्बोहाइड्रेट जल रहा है। इस केस में क्या होगा कि आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ा रहेगा, श्वसन दर बढ़ा रहेगा, हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, घबराहट बेचैनी सी होगी और आप जो है लीन थीन हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। आदमी पतला दुबला हो जाएगा। हाइपोथायरवाइडिज्म में क्या होगा कि थायरॉक्सिन का लेवल कम है। अब देखिए, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं था तो क्या जलना था? फैट जलता बॉडी का। लेकिन फैट नहीं जलेगा तो आदमी इस केस में बल्की हो जाता है, सुस्त हो जाता है, उसको कुछ काम धाम करने का मन नहीं करेगा। काम धाम करने का मन नहीं करेगा। तो दोनों ही कंडीशन खराब होती है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है आदमी को पहले एक टैबलेट लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कि वो बंदा टैबलेट लेगा और फिर वो अपने थायरॉक्सिन के लेवल को नॉर्मल करेगा। तो दिन की शुरुआत उसकी टैबलेट से होती है क्योंकि आप जान रहे हैं कि थायरॉक्सिन का लेवल अगर गड़बड़ है तो बॉडी का सारा केमिकल रिएक्शन आपका क्या है? गड़बड़ है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि इट टेक्स पार्ट इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल, है ना। यह टैडपोल लार्वा के कायांतरण में भाग लेते हैं। लार्वा आप समझते होंगे, एक ऐसा बेबी जो अपने मां बाप के जैसा ना दिखता हो उसे लार्वा कहते हैं। जैसे गाय का बच्चा गाय जैसा दिखता है, भैंस का बच्चा भैंस का दिखता है के जैसा दिखता है, लेकिन मेंढक का बच्चा मेंढक जैसा नहीं दिखता, मछली जैसा दिखता है। तो मेंढक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? लार्वा कहेंगे। और मेंढक के लार्वा को टैडपोल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, किसी भी लार्वा का, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मैं मेंढक की बात नहीं कर रहा हूं, मच्छर का लार्वा, बटरफ्लाई का लार्वा, सिल्क वॉर्म का लार्वा, किसी भी लार्वा का धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाना, वयस्क में परिवर्तित हो जाना, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। क्या नाम देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो कन्वर्जन ऑफ अ लार्वा इनटू इट्स एडल्ट फॉर्म, conversion of a larva into its adult form is known as what? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में कि ग्रेजुअल चेंज को कहते हैं, वो चेंज जो बहुत धीरे धीरे होता होगा, है ना, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो किसी भी लार्वा का धीरे धीरे वयस्क में परिवर्तित हो जाना ये कहलाता है कायांतरण। काया में अंतर, है ना, मछली जैसा दिखने वाला बच्चा मेंढक
के जैसा हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो मेंढकों में जो ये मेटामॉर्फोसिस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो थायरॉक्सिन की वजह से हो रहा है। थायरॉक्सिन की वजह से हो रहा है। थायरॉक्सिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस करता है। थायरॉक्सिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस में भाग लेता है। अगर ये थायरॉक्सिन ना हो तो लार्वा की स्टेज में ही खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखेंगे कि टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इट टेक्स पार्ट इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा के कायांतरण में भाग लेता है। तो फिर आपको दवाइयां खानी पड़ती है अगर ये थायरॉयडिज्म है तो, जैसे थायरोनॉम वगैरह करके दवाएं आती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने दीपक। ठीक है सुजीत, हाँ पूछिए क्या क्वेश्चन है सुजीत? सुजीत कह रहे हैं कि पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सिलेबस कैसे मैनेज करें? आपको वक्त निकालना पड़ेगा हर टॉपिक के लिए। अभी जैसे क्लास चल रही है तो जैसे पढ़ाई हो रही है पढ़ते जाइए, फिर रिवीजन करते जाइएगा धीरे धीरे। नाउ एक चीज और आपको याद रखना है कि थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए, थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए आपकी बॉडी में आयोडीन होना जरूरी होता है ना? आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। तो यहां पर लिख दिया है कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर आपके डाइट में, आपके भोजन में किसकी कमी हो गई है? आयोडीन की कमी हो गई है, तो किसकी कमी हो जाएगी? थायरॉक्सिन की कमी। और थायरॉक्सिन की कमी होना बॉडी के लिए बुरी बात है ना, खतरनाक माना जाता है। तो ऐसे केस में क्या करेगा कि ये जो आपका थायराइड है वो अपना साइज बढ़ाने लगेगा ताकि फूड से वो ज्यादा से ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब कर सके और शोषित कर सके। और इस कंडीशन को मेडिकल में ग्वाइटर कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं। तो घेघा नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। सो प्लीज रिमेंबर कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट causes a disease which is known as what? Goiter, है ना? भोजन में आयोडीन की कमी से घेघा रोग, या इसी को ऐसे ग्वाइटर भी लिख सकता है, या गलगंड रोग हो जाता है। इसको गलगंड रोग भी कहते हैं, है ना? तो भोजन में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेघा नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ये थायराइड स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, सूजन आ जाएगी और लटक जाएगा ऐसे नीचे। ये थायराइड जो अभी किसी को दिख नहीं रहा ना, सबको दिखने लगेगा। तो इसका उपचार क्या है? इसको रोकथाम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट। देखिए, जो भी हम लोग खाना लेते हैं, है ना, जैसे सब्जी, फल, है ना, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, फल हो गया, है ना, उनमें आयोडीन ना के बराबर होता है, बहुत कम मात्रा में होती है। सब्जियों में, फलों में, अनाजों में, जो भी आप अनाज लेते हैं। तो अक्सर आपको आयोडीन की कमी हो जाया करती थी पहले लोगों में, और ये बीमारी देखने को मिल जाती थी। फिर लोगों ने क्या किया कि इससे निपटने के लिए नमक में आयोडीन मिलाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले मिलाया टाटा वालों ने, तो वो बन गया आयोडाइज्ड नमक, टाटा का सॉल्ट, देश का नमक, जिसको खाने से ग्वाइटर नहीं होता। तो हमारी जो खाद्य सामग्रियां हैं जो नेचुरली, उनमें आयोडीन की कमी होती है, ना के बराबर आयोडीन रहता है। सो अक्सर पहले ये बीमारी दिख जाती थी, लेकिन फिर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? देश का नमक, टाटा नमक, आयोडाइज्ड नमक। तो अब ये बीमारी नहीं होती, है ना? तो ये देखिएगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल थायराइड है, और ये थायराइड बढ़ गया है, तो ये हो जाएगी आपको बीमारी। तो ये नॉर्मल है और ये बढ़ गया है। तो अगर ये थायराइड बढ़ गया है, क्यों? आयोडीन की कमी हो गई है। आपके भोजन में आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो थायराइड इनलार्ज कर जाएगा। इसी को ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। तनु कह रहे हैं कि बायो के लिए कौन सा बुक लें? बायो के लिए बुक लेने की अब जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए, मतलब बुक लेना है तो प्रैक्टिस का लीजिए, है ना? क्वेश्चन बैंक, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक लीजिए। थ्योरी यहां से इनफ है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आप बना रहे हो, क्वेश्चन बनाते समय कोई नया चीज आ जाए आपके सामने जो लगे कि हमने नहीं पढ़ाया या सर ने नहीं पढ़ाया, उसको उसी नोट्स में ऐड करते जाइए, वन लाइनर। तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन तैयार हो जाएगा क्वेश्चन का।
फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। तो जीएस को तैयार करने का ये बेहतरीन तरीका है। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इसका नोट्स तो आप लोग बना ही रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा प्रैक्टिस करना है। और आपने देखा कि हमने इसीलिए प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर दिया है अपने YouTube चैनल पे, और बाद में और भी उसका पार्ट 2 वगैरह भी हम लोग लाते रहेंगे, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। लेकिन अभी ये जो हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेशन, वो सब एग्जाम के लिए कॉमन है। आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो उसमें नया कोई भी चीज मिले, नई कोई भी चीज मिले तो इसको इसी नोट्स में आपको क्या करना है, ऐड करते चले जाना है, ऐड करते चले जाना है, ठीक है जी। तो आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयोडीन की कमी से क्या होगा कि ये थायराइड बड़ा हो जाएगा, और फिर इसी को हम ग्वाइटर का नाम देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो एक कुआं है, एक कुआं है ये, और इस कुएं में पानी है, इस कुएं में पानी है, जरा देखिएगा, एक कुआं है और इस कुएं में पानी है, और इस पानी में सपोज करो कि मेंढक है। क्या है, मेंढक है। ये क्या है, मेंढक है इस कुएं के पानी में। तो बताइए इस कुएं के पानी में, इस कुएं के जल में कौन सा एलिमेंट होना ही चाहिए, कौन सा तत्व होना ही चाहिए, बताइए। ये कुआं है, एक कुआं है, एक कुआं है और कुएं में ये पानी है, और इस पानी में मेंढक है। तो इस कुएं के पानी में कौन सा एलिमेंट होना ही चाहिए, उत्तर दीजिए। हाँ, साइंस वाला पोर्शन तो इससे हो जाएगा, टेक वाला जो पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उत्तर है आपका कि भाई आयोडीन। क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। क्यों, आयोडीन होगा तो क्या बनेगा, थायरॉक्सिन। क्या बनेगा, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन होगा तो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण होगा। अदरवाइज लार्वा की अवस्था में ही डेथ हो जाएगी मेंढकों की। तो कौन सा तत्व होना ही चाहिए, तो उत्तर क्या था, आयोडीन। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि आयोडीन इज नेसेसरी, आयोडीन इज नेसेसरी, या सॉरी, थायरॉक्सिन टेक्स पार्ट इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा। थायरॉक्सिन जो है वो लार्वा के कायांतरण में भाग लेता है, मतलब टैडपोल लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है थायरॉक्सिन की उपस्थिति में ही, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल हो सकते हैं। रवीना, सुरभि, विशाल, ठाकुर, शिवानी, तत्व बोल रहा है, ग्रंथि नहीं बोला जा रहा है। किस एलिमेंट की कौन सा एलिमेंट होना ही चाहिए, तो आयोडीन क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट में भी क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और शाइनी नॉन मेटल है। ये ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो चमकीले होते हैं, शाइनी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है वो है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड, पराअवटु ग्रंथि, और ये थायराइड पे ही पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, थायराइड पे ही पाई जाती है। तो ये मान लिया कि आपका थायराइड था, ये था थायराइड, ठीक है। तो ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है ये है थायराइड, अवटु ग्रंथि, ठीक है, अवटु ग्रंथि। अब ये जो थायराइड है, थायराइड के ऊपर ही जो होती है 4 की संख्या में, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ होती है आपकी पैराथायराइड। तो इसीलिए नाम है पराअवटु ग्रंथि, क्योंकि इसका जो स्थान है वो कहां पर है, थायराइड पे ही है। यह अवटु ग्रंथि पर क्या होती है, स्थित होती है। यह अवटु ग्रंथि पर स्थित होती है, और इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम भी इसी के जैसा है। जैसे थायराइड से थायरॉक्सिन, उसी तरह से पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन। और इसका एक ही फंक्शन है, वो याद कर लीजिएगा कि इट कंट्रोल्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन योर ब्लड। तो यह आपके रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आपके रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है जी।
तो आपके रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को ये नियंत्रित करने का काम करता है कौन? आपका पैराथ हार्मोन। क्योंकि देखिए आपके ब्लड में अगर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल ठीक ठाक नहीं है तो आपके बोन्स और हड्डियों में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले जितना हमने पढ़ाया है उतना कंप्लीट करें, उतना पूरा कंप्लीट करने के बाद ही कुछ एक्स्ट्रा देखें। होता क्या है कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही कंप्लीट नहीं है और आप इधर उधर देख रहे हैं तो क्या होगा? फिर परेशानी में आप पड़ जाइए। फिर जब आप एग्जाम देते हैं तो फिर आपको लगेगा कि काश सर ने जितना पढ़ाया था उतना ही पढ़ लेते तो हो जाता हमारा सिलेक्शन। होता क्या है कि हम ढेर सारे मटेरियल्स इधर उधर का पढ़ लेते हैं और फिर उसमें जो जरूरी बातें होती हैं वो भी आप भूल जाते हैं। वो नहीं करना आपको, ठीक है? तो इट कंट्रोल्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल ऑफ योर ब्लड। ये हमारे रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है जी। नाउ तो हमारे ये थायराइड पे ही होता है, 4 की संख्या में होता है, ये याद कर लीजिएगा, 2 इधर और 2 इधर। थायराइड पर ही स्थित होता है, कितनी संख्या में? तो याद कर लीजिएगा 4 की संख्या में होता है, ये 4 की संख्या में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट ग्रंथि है आपकी थाइमस। तो देखिए 3 ग्रंथि आपके कहां है? ब्रेन में है। कौन कौन? पीनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और 2 ग्रंथि आपके गर्दन में हो गई। कौन कौन? थायराइड, और थायराइड के ऊपर पैराथायराइड। तो 3 और 2 5। छठी ग्रंथि देखिए गर्दन के नीचे, सीधा हम चल रहे हैं। 3 ग्रंथि हमने ब्रेन में पढ़ा, 2 ग्रंथि हमने गर्दन में पढ़ लिया। गर्दन के ठीक नीचे आइए, यहां पे स्थित होती है आपकी एक ग्रंथि जिसका नाम होता है थाइमस। तो थाइमस जो है वो गर्दन के नीचे होती है या सीने के ऊपरी भाग में होती है। इट इज फाउंड बिलो द नेक और यू कैन से अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। यह गर्दन के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में क्या होती है? स्थित होती है। तो इसका स्थान जरा आप लोग देख लीजिए, इसका स्थान देख लीजिए कि इट इज फाउंड बिलो द नेक, गर्दन के नीचे। यहां पे देखिए, गर्दन के नीचे जहां पे मैंने हाथ रखा है यहां पे, या सीने के ऊपरी भाग में स्थित होती है। एंड प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग अबाउट द थाइमस के साइज ऑफ दिस ग्लैंड डिक्रीजेस विद एज। इस ग्रंथि का जो आकार है वो आयु बढ़ने के साथ साथ घटता चला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का आकार आयु बढ़ने के साथ साथ घटता है? साइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डिक्रीजेस विद एज? यू विल से थाइमस शुड बी द राइट ऑप्शन ना। तो इस ग्रंथि का आकार आयु बढ़ने के साथ साथ घटता चला जाता है और इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है उसको भी आपको, हमें नहीं लगता है कि कुछ याद करना पड़ेगा। ग्रंथि जैसा ही नाम है, थाइमस से थाइमोसिन। थाइमस से थाइमोसिन, क्या नाम है? थाइमोसिन। तो थाइमस से जो निकलती है वो है थाइमोसिन। ठीक है जी। विशाल यादव साहब, ऋतिक कह रहे हैं कि शेर बोल दीजिए सर। अत्ताफ राजा का तो याद नहीं है, और शेर जो है कुछ लफ्ज याद आते हैं तो याद आता है। ठीक है ऋतिक सिंह साहब। बिल्कुल स्वागत है विशाल साहब, एकदम आइए सिलेक्शन के बाद। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और आइए तो हम इंटरव्यू करेंगे आपका शायराना अंदाज में, बिल्कुल अलग अंदाज में हमारा इंटरव्यू रहेगा। ठीक है जी। आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो हार्मोन जो निकलेगा उस हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन जो निकलेगा उस हार्मोन का नाम है आपका थाइमोसिन। और थाइमोसिन का फंक्शन क्या है? थाइमोसिन का फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। कैसे? देखिएगा, अगर आप जानते हैं
कि भाई जो WBCs होती हैं, WBCs में एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। पता होगा, WBC के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक होता है आपका लिम्फोसाइट। और WBCs को आप जानते ही हैं कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, शरीर की सेना कहा जाता है। तो ब्लड में क्या क्या होते हैं? RBCs होते हैं, WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो WBCs होते हैं मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं हम कहते हैं, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज नोन एज व्हाट? इम्यूनिटी। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की वजह से, WBCs की वजह से। अदरवाइज आप जिन बीमारियों के संपर्क में आते वो बीमारियां आपको हो जाती। तो अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन यानी कोई रोगाणु घुसता है, प्रवेश करता है, तो उसको मारता कौन है? WBCs, श्वेत रक्त कोशिकाएं उसको मारती हैं। इसलिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम शरीर की सेना कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर की सेना, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। और WBCs के प्रकार होते हैं कई तरह के, जैसे कि मोनोसाइट, जैसे कि लिम्फोसाइट, जैसे कि एस्नोफिल्स, जैसे कि बेसोफिल्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। उसमें से देखिए एक होता है लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक जो होता है वो क्या होता है? बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है। और दूसरा होता है आपका टी लिम्फोसाइट। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या है? देखिएगा, अगर लिम्फोसाइट बन रहा है कहां पर? अगर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कहां पे? बोन मैरो में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अंदर जो जगह होती है ना, उसमें जो सेमी सॉलिड मटेरियल भरा होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। और मैचुरेशन, उसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, उसका मैचुरेशन भी अस्थि मज्जा में हो रहा है, यानी परिपक्व भी अस्थि मज्जा में हो रहा है। बन भी रहा है बोन मैरो में और परिपक्व भी हो रहा है बोन मैरो में। वह लिम्फोसाइट जिसका उत्पादन अस्थि मज्जा में हो रहा है और परिपक्वण भी मतलब मैचुरेशन भी अस्थि मज्जा में हो रहा है, उसको हम बी लिम्फोसाइट कहेंगे। लेकिन वैसा लिम्फोसाइट जिसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बोन मैरो में हो रहा है। बन रहा है कहां पे? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। हड्डी के अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और उसका मैचुरेशन कहां हो रहा है? परिपक्व कहां पे हो रहा है? ये परिपक्वन कहां पे हो रहा है? थाइमस में। बन रहा है बोन मैरो में लेकिन आकर परिपक्व हो रहा है थाइमस में, तो इसको टी लिम्फोसाइट कहेंगे। बी लिम्फोसाइट का मतलब मैच्योर हो रहा है बोन मैरो में, बी से बोन मैरो, बी से बी लिम्फोसाइट, और परिपक्व अगर हो रहा है थाइमस में तो टी लिम्फोसाइट कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये सब आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका थाइमोसिन नाम का हार्मोन है ना, ये आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी लिखता है, जब आप 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि चूंकि आयु बढ़ने के साथ साथ थाइमस का साइज घटता चला जाता है, इसलिए इम्यूनिटी जो है वो घटती चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इम्यूनिटी घटती चली जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जाती है। तो बुढ़ापे आते आते आपने देखा होगा कि बहुत कमजोर हो जाता है आदमी। ठीक है, तो ओल्ड पर्सन को ज्यादा बीमारी क्यों होती है? क्योंकि इम्यूनिटी घटती चली जाती है, क्योंकि ये जो है आपका थाइमस का जो साइज है वो घटता चला जाता है। थाइमस का जो साइज है वो घटता चला जाता है। ठीक है जी।
क्लियर है? थायराइडिज्म है मम्मा को, अंजलि कह रही है। हो ही जाता है इस उम्र में, क्योंकि अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक नहीं है, सोने जागने का समय ठीक नहीं है, तो थायराइड पे काफी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि रात में जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल जो है ना, वो एक जिम्मेवार है थायराइडिज्म का। ठीक है, तो आजकल आपने देखा होगा कि लोगों को थायराइड क्यों इतना हो रहा है, थायराइड का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा दिनचर्या ठीक नहीं है। कभी रात में लेट नाइट तक लोग सो रहे हैं, 12 बजे, 1 बजे लोग सो रहे हैं, और सुबह 10-11 बजे जाग रहे हैं। ना तो योगा कर रहे हैं, ना तो कोई वर्जिश कर रहे हैं, ना तो कोई व्यायाम है उनका। उसके बाद जंक फूड खाने पीने का हमारा इतना खराब सिस्टम है ना। खाने में जरूर सिट्रस फ्रूट जरूर लिया करें, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी, जो आपके सेल को मरने नहीं देता, ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। तो मौसमी जूस, ऑरेंज जूस, लेमन वगैरह हमेशा लेते रहें। तो खाने में जरूर सिट्रस फ्रूट रखें, सैलड जरूर रखें आप, है कि नहीं? तो आज इतना रहने दें, बहुत ज्यादा नहीं हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 2 और ग्रंथि पढ़ेंगे, एक एड्रिनल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और पैंक्रियाज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हम डायबिटीज की बात करेंगे, और फिर हम प्लांट हार्मोन का जिक्र कर लेंगे। प्लांट हार्मोन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहीं पर हम बॉटनी का पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, प्लांट हार्मोन, और हमारा ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, वो फिनिश हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो रह गया है शायद हमारा सेल डिवीजन रह गया है, उसको कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है जी। तो अपना दिनचर्या सही रखिए, खाना पीना सही रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी ठीक है तो फिर बाकी सब कुछ है जिंदगी में। आपके शरीर से बढ़ के तो कुछ है नहीं। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं बचता फिर जिंदगी में। तो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, खुद के ऊपर, खुद की डाइट के ऊपर, है ना। अपना कंट्रोल रखिए, है ना। ज्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, तली भुनी हुई चीजें नहीं खानी है। खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी, फल, सब्जियां, ये सब यूज करना है। ठीक है, और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन रखना है हमेशा। जल्दी रात में सोना है, सुबह जल्दी उठना है। स्टूडेंट को तो और चाहिए। खाने में अंकुरित चीजों का, जैसे चना अंकुरा लिया, उसके बाद और भी बहुत सारा मूंग दाल, तो ये सब अपने खाने में जरूर ऐड किया कीजिए। तो आप क्या होंगे? स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, पढ़ रहे हम लोग बायोलॉजी यानी जिस्म का अध्ययन, तो जिस्म के बारे में थोड़ा बताना भी लाजमी होता है। ठीक है जी। क्लास को थोड़ा और लंबा कर दीजिए। क्यों भाई? 1 घंटा इनफ नहीं है क्या? पहले हमारी क्लास होती थी 1.5 घंटे की, तो भी बच्चे कहते थे सर बहुत छोटी क्लास आपकी, 1.5 घंटा में पता नहीं चलता टाइम, है ना, और लंबी क्लास लीजिए। तो पुराने जो हमारे लेक्चर है वो 1.5 घंटे के, उससे भी ज्यादा बढ़ जाया करते थे। पर फिर 1 घंटा थोड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि लगातार क्लासेस होती हैं। इसके बाद भी क्लासेस होंगी। अभी मैं ऑफलाइन से क्लास लेके आया हूं, है ना। तो एक जगह पढ़ाना नहीं होता, तो अपन को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे होगी मुलाकात अगली ग्रंथियों के साथ और प्लांट हार्मोन के साथ। ठीक है जी। तो स्वस्थ रहिए और एकदम मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। और मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है मुस्कुराया करो। तो मुस्कुराने से रूप बढ़ता है ना। चेहरे पे ग्लेजिंग आती है, तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है कि नहीं। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।